जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि भारत आए यूरोपीय यात्रियों में से कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल, राय फिंच, मैनरेक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत आए यूरोपीय यात्रियों में से कौन चिकित्सक भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। कौन? तो सही उत्तर होगा जॉन मार्शल। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करामानी, सुलेमान करामानी, शेरशाह, ताज खां करामानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक था कौन? तो दाऊद खान करामानी। कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खान करामानी। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर लखनऊ? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। जब केवल आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आपको अहमदाबाद लगाना है। और यदि प्रश्न में दे दे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर, याद रखेंगे जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार आपको उत्तर देना होगा। चौथा प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? बाला साहेब गंगाधर खेर, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? तो आपको बताना है कि मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज? तो बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी को पता है, संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को जाना जाता है। किसे? तो संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को जाना जाता है। अनुच्छेद कितने? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का, अनुच्छेद 32 में है क्या? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो लिखित और विस्तृत संविधान भी है भारत का, एकल नागरिकता भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं होगा। क्या नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में, 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में या फिर 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में? तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था कब? तो राष्ट्रीय गान गाया गया था, कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। और अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम, आपको पता है एग्जाम डेट आउट हो ही चुका है, तो अगर आप देने वाले हैं तो लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपके एग्जाम की जब डेट बिल्कुल नजदीक आ जाएगी तो हम वहां पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके हेल्प से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप लोग उन जो हम शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराएंगे उसका आपको रिवीजन बार बार करके जाना है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, जुड़ के रहना है, ताकि जब हम पीडीएफ को डालें, शॉर्ट नोट जब प्रोवाइड करवाएं तो आप लोग उनको जल्दी से रिवीजन करें। तो जरूर ज्वाइन हो जाना है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1922, 1923, 1924 या फिर 1925 में? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? किस वर्ष बने थे? तो 1924 का। कब? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने केवल एक बार की थी। कब? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पर है? तो कर्नाटक में है, याद रखेंगे। अगला है,
जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया? किससे दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर हुई? बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? जमुई, जहानाबाद, अरवल या फिर बांका। तो अभ्रक पूछा गया, क्या पूछा गया है? तो अभ्रक पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा जमुई में। कहां पर? तो जमुई सही उत्तर होगा। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? बेगूसराय, गया, पटना, भागलपुर या फिर बांका। बताना है कि बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर, बांका। क्या होगा? तो भागलपुर, बांका। दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं? बिलांजली और अनूप वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं? किस प्रकार के वन हैं? तो उष्णकटिबंधीय। क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। याद रखेंगे। अगला है 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितनी? तो कितनी शर्त थी? तो 7,000। कितनी? तो 7,000 इसका राइट आंसर होगा। अगला है बिहार में पायराइट का विशाल भंडार कहां पाया जाता है? तो बिहार में पायराइट का विशाल भंडार कहां पाया जाता है? तो कैमूर, रोहतास क्षेत्र में। कहां पर? तो कैमूर, रोहतास क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड या फिर मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहब, वाजिद अली शाह। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता थे कौन? याद रखेंगे नाना साहब। कौन? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब। अगला है निम्नलिखित में से कौन अवध की कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रामजू। क्या? तो सीताराम राजू। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध की कृषक आंदोलन का नेता था कौन? कौन थे? तो बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र। क्या होगा? तो बाबा रामचंद्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा, अशोक वर्मा, रणवीर वर्मा, पी के गुप्ता। बताएंगे आपकी अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन है? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा राइट आंसर होगा। प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष वेनीपुरी, राहुल सांस्कृतन, वैद्यनाथ मिश्र। तो प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? आप सभी को पता होना चाहिए। जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो रामधारी सिंह दिनकर को। किसे? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? 1770, 1793, 1794, 1795 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो 1793 में। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर? तो प्राथमिक शिक्षा पर। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। तो मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो याद रखेंगे 10 मई 1857 को। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ?
सिपाही विद्रोह कब? तो 1920, 1857, 1935, 1842 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1857 में। कब? तो 1857 में। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विचेस्टर। तो इसका जो सही उत्तर होगा किस कंपनी के द्वारा? तो एनफील्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो एनफील्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? किसे चुना गया? तो पंजाब को। किसे? तो निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो पंजाब को। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन। इनमें से कोई नहीं बताना है किसको, तो आपको, कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो स्वामीनाथन को। किसे? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, कुंभ मेला, गंगा मेला, नौचंदी मेला, सीकरी मेला। राइट आंसर होगा नौचंदी मेला। अगला है, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? आवेग, वेग, बल या फिर त्वरण। इसका जो सही उत्तर होने वाला है आवेग को। किसे? तो आवेग को। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1930, 1931, 1935 या फिर 40 में। तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1930 में। भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाया गया। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? 4 बार, 3 बार, 2 बार या फिर 1 बार। कितनी बार बुलाना आवश्यक है? तो 2 बार। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक। कब? तो 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। बताना है किसे? तो आपको, कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो कामरूप के नाम से असम को। किसे? तो असम को जाना जाता था कामरूप के नाम से। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की किस संस्करण को गाडविन योजना के नाम से भी जाना जाता है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर 5वां। सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका याद रखेंगे तीसरा होगा। क्या? तो तीसरा होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन, कहां की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती? कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आलू। क्या होगा? तो आलू होगा। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम बताइए। क्रिएटिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। इनमें से कोई नहीं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर कैल्शियम। तो मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने, एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक है। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज
सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। खादर और वांगड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। खादर और वांगड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर और वांगड़ ये जलोढ़ मिट्टी है। कैसी? तो खादर और वांगर ये किस प्रकार की मिट्टी हैं? खादर और वांगर ये जलोढ़ मिट्टी हैं। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है? सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, उपरोक्त सभी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है? तो किस प्रकार की मिट्टी से होता है? तो सिल्ट मिट्टी भी होगा, मटियार, दोमट भी होगा, बलुई होगा। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, कानपुर। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो वेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर मठ में स्थित है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे राजा राममोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा राममोहन राय के द्वारा। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू, बाल गंगाधर तिलक। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना की थी किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? शासक, चिकित्सक, धर्म प्रचारक, धर्म सुधारक। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक की बात करेंगे तो ये चिकित्सक थे। कौन थे? तो बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? तो ये चिकित्सक थे। गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? वेग, त्वरण, बल या फिर विस्थापन। तो गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो बल की। किसकी? तो बल की। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पहली, तीसरी, पांचवी या फिर सातवीं। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी में। किसमें? तो पांचवी इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि किस तरंग का रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग, गुरुत्वाकर्षण, अनुगूंज। तो ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा है। अगला है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजा, खीरा, टमाटर या फिर तरबूज। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज की बात करेंगे ये किसकी उन्नत किस्म है? तो ये खरबूजा की है। किसकी है? पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की जब बात होगी तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर होगा। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों। 50 प्रश्न थे तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।